ध्यान देना, आज इस लेसन का जो चल रहा था सिलेबस से हेडिंग आज हम बताएंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव तो बताना है, लेकिन उसके पहले आज एक हेडिंग देखेंगे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ये हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ध्यान देना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ध्यान देना। इसके पहले तुम लोगों को हम बताए थे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया गया था, याद भी होगा फार्मूला। तो बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम बताए थे = 1/4π0 k × Q/R² बताया गया था। इस सूत्र का हम निगमन किए थे। इसके बाद हम बताए थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और व्यापक स्थिति में 3 सूत्र। बिल्कुल उसी तरह से जैसे यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो यहाँ क्या होगा, वैद्युत विभव होगा। पिछले कक्षा में पढ़े होंगे, कक्षा 11 में पढ़कर आए होंगे। यहाँ बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव फार्मूला सिद्ध किए होंगे। वही चीज यहाँ थोड़ा सा, वो द्रव्यमान की जगह पर आवेश आ गया और वहाँ गुरुत्वीय विभव था तो यहाँ हो गया वैद्युत विभव, थोड़ा सा अंतर है। अब देखना है कि इसका फार्मूला क्या होगा। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव सूत्र का निगमन करना है तो ध्यान देंगे। मान लेते हैं एक अति सूक्ष्म आवेश है Q, बिंदुओं पर स्थित है। इस आवेश से कुछ दूरी पर, मतलब ये दूरी पर, ये दूरी का मतलब इसका मान हम मान लेंगे r मीटर दूरी पर एक परीक्षण आवेश होगा Q0 और इस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र से अनंत तक विभिन्न बिंदुओं से होते हुए हम ले जाएंगे। ये अनंत तक ले जाएंगे तो अनंत तक ले जाने में किया गया कुल कार्य और इस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को कहा गया था वैद्युत विभव। तो इसमें देखो, पहले तो हम इस Q और Q0 के कारण बल देखेंगे और इस बल के विरुद्ध इस परीक्षण आवेश को थोड़ा हम विस्थापित करेंगे और विस्थापित करके A से B तक लाएंगे इस तरह से। फिर हम B से आगे विभिन्न बिंदुओं से होता हुआ परीक्षण आवेश को अनंत तक ले जाएंगे। तो परिभाषा हम वैद्युत विभव की बताए थे कि परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य W और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। तो मान लेते हैं अति सूक्ष्म विस्थापन, इसको dx मानते हैं, अति सूक्ष्म विस्थापन dx। तो dx के विरुद्ध जब dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो ध्यान दो Q और Q0 के बीच लगने वाला वैद्युत बल हम देखेंगे। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स, परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल होगा F = 1/4π0 k × Q0 अपान ये होगा R², जैसा कि तुम लोगों को बताया गया है। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान ये देना है कि इस बल के विरुद्ध पिंड को कितना विस्थापित किया जा रहा है। तो dx दूरी, अति सूक्ष्म दूरी, तो पिंड को अति सूक्ष्म दूरी विस्थापित करने में जो किया गया कार्य होगा वो कार्य होगा बल गुणे विस्थापन। तो इसमें देखो, ये जो OA के बीच की दूरी r माने हैं तो r का मान हम x भी कुछ भी मान सकते हैं, r तो अज्ञात है। तो चूंकि dx दूरी विस्थापित किए हैं तो यहाँ हम x भी लिख सकते हैं। यदि r लिखेंगे तो दूरी वहाँ क्या होगी dr, क्योंकि उसी रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशियल इंटीग्रल लेना है, डिफरेंशियल नहीं। अब देखो, इस बल के विरुद्ध परीक्षण आवेश को अति सूक्ष्म, इस बल के विरुद्ध परीक्षण
परीक्षण आवेश को अति सूक्ष्म dx विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो विस्थापित करने में किया गया कार्य होगा dw, और dw इक्वल टू होगा f dx, मतलब बल गुणे विस्थापन होगा। यहाँ भी हम x² ही लिखेंगे। अब इसमें देखना है f का मान जो है रख लिया जाए, तो कार्य dw इक्वल टू 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन k इंटू q नॉट अपान x² dx। इसमें देखो परीक्षण आवेश को थोड़ा विशेष ध्यान देना, परीक्षण आवेश को हमें अनंत तक ले जाना है, तो परीक्षण आवेश q नॉट को x बराबर ध्यान देंगे x बराबर r, x का मान कुछ भी हो सकता है, x बराबर r से x इक्वल टू इनफाइनाइट अनंत तक ले जाने में किया गया कुल कार्य, तो किया गया कुल कार्य होगा W, W इक्वल टू हुआ इंटीग्रल की देखो लोअर लिमिट इसमें r लेंगे और अपर लिमिट इनफाइनाइट लेंगे, तो ये परीक्षण आवेश से ले जा रहे हैं अनंत तक, तो इंटीग्रल की लोअर लिमिट r होगी और अपर लिमिट क्या होगी इनफाइनाइट। यदि वो अनंत से वैद्युत क्षेत्र में आता तो इनफाइनाइट ही लोअर लिमिट हो जाता, और x बराबर r को हम क्या कर लेते, अपर लिमिट कर लेते। तो इंटीग्रल की लोअर लिमिट को नीचे लिखेंगे r टू इनफाइनाइट इक्वल्स टू क्या होगा, कार्य W इक्वल टू इंटीग्रल r टू इनफाइनाइट, ये देखेंगे dw का मान जो 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन k इंटू q नॉट x² dx। तो इसमें कार्य W इक्वल टू होगा, देखो इसमें जो इंटीग्रल के अंदर कांस्टेंट राशियां उसको इंटीग्रल के बाहर करेंगे, और ये होगा q नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 k x²। तो x² को तो अभी हम अंदर ही रहने देंगे, क्योंकि x का मान तो कभी r है, कभी इनफाइनाइट है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो इंटीग्रल r टू इनफाइनाइट और x पावर -2 dx, ये जो देख रहे हैं घात ऊपर जाकर क्या होगा माइनस। अब देखो यहाँ x पावर -2 dx जो है, तो dx के रिस्पेक्ट में x पावर -2 का हम इंटीग्रल लेंगे, और इंटीग्रल होगा कार्य W इक्वल टू q नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 k। और देखो यहाँ ध्यान से इसका x dx तुम लोगों को बताया गया होगा, x dx इक्वल टू होता है इंटीग्रल x dx, फार्मूला है, चूंकि इंटीग्रल x dx होगा x पावर n dx, तो x पावर n प्लस 1 और अपान क्या होगा n+1, इंटीग्रल है, ये डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ -1 होगा, और यहाँ नहीं लिखेंगे बटा नीचे नहीं, तो n x पावर n -1 होता है, तो डिफरेंशियल में होता है, मैथ में पढ़ेंगे डिफरेंशियल इंटीग्रल। तो ये x पावर n dx इंटीग्रल हुआ x पावर n+1 अपान n+1, तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पावर -2 है, तो तुम लोग क्या करोगे, तो यहाँ इंटीग्रल लिखेंगे x पावर -2+1 और अपान होगा -2+1, अपर लिमिट यहाँ इनफाइनाइट, लोअर लिमिट r। अब x पावर -2 में ये क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो x पावर -1 और ये -2 माइनस होगा, कार्य W इक्वल टू हुआ q नॉट अपान 4 पाई नॉट एप्सिलॉन k और इंटू x पावर -1। इंटीग्रल की लोअर जो लिमिट है वो r है और अपर लिमिट इनफाइनाइट देख रहे हैं। अब बता सकते हैं कि x पावर जो -1 है वो अपान हो जाएगा, घात जो माइनस में है बटे के नीचे आ जाएगा, कार्य W इक्वल टू हुआ q नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 k, और इन ब्रैकेट यहाँ लिखेंगे 1/x, अपर लिमिट
इनफाइनाइट माइनस 1/r, लोअर लिमिट लेंगे तो r। इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, 1 जो देख रहे हैं इनफाइनाइट, ये क्या होगा 0 हो जाएगा और माइनस 1/r बचेगा, तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कार्य W इक्वल टू 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन k इंटू Q नॉट अपॉन r। ये तो कार्य हुआ। ध्यान देंगे परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र से अनंत तक ले जाने में ये हुआ किया गया कुल कार्य हुआ। चूंकि ये देख रहे हैं कि परीक्षण आवेश जब वैद्युत क्षेत्र से चल रहा है, अनंत को जा रहा है, तो विभिन्न बिंदुओं से होता जाएगा और उन विभिन्न बिंदुओं से होते होते जब अनंत पर पहुंचेगा तो टोटल वर्क यही होगा। और टोटल वर्क W इक्वल टू 1/4 बाय नॉट एप्सिलॉन k Q नॉट अपॉन r। अभी जानते हैं कि वैद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार क्या हम बताए हैं, बार बार कह रहे हैं कि परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र से अनंत तक ले जाने में किया गया कुल कार्य W और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, अनुपात को, रेशियो को वैद्युत विभव कहते हैं। तो विभव की परिभाषा से V इक्वल टू होता है W अपान Q नॉट, चाहे नॉट Q। यही तुम लोगों को हम बताए थे। इसमें W का जब मान रखेंगे, W इक्वल टू जब रखा जाएगा तो V इक्वल टू W देख रहा है 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन k इंटू Q नॉट Q अपान r। तो ये नॉट Q से जब भाग देंगे तो नॉट Q कैंसिल होगा। V इक्वल टू हुआ 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन k इंटू Q अपान ये हुआ r। तो एक निष्कर्ष यहाँ निकल रहा है, ध्यान देना। निष्कर्ष क्या निकला, क्या ये वैद्युत विभव परीक्षण आवेश के मान पर निर्भर करता है? तो इस फार्मूले में परीक्षण आवेश का मान कहीं देख नहीं रहे हैं। वैद्युत विभव वाले फार्मूले में कहीं परीक्षण आवेश नहीं है, इसलिए बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव उत्पन्न होता है बिंदु आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है, न कि परीक्षण आवेश के परिमाण पर। परीक्षण आवेश का मान कितना हो रखा जाए, बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव है उस पर निर्भर नहीं करेगा। ये रहा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अभी तुम लोगों को हम बताएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। एक बार तो बताएंगे अक्षीय स्थिति में, जस्ट उसके बाद हम निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे और फिर निरक्षीय स्थिति के बाद एक ऐसा हमें व्यापक फार्मूला लाना है कि उसमें अक्षीय स्थिति वाला सूत्र आ जाएगा और निरक्षीय स्थिति वाला भी आ जाएगा। कब? जब थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो बिंदु अक्षीय स्थिति में आएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री करेंगे वो बिंदु पहुंच जाएगा निरक्षीय स्थिति में। तो जो फार्मूला हम सिद्ध करेंगे वो फार्मूला व्यापक फार्मूले से भी आना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाएंगे। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य देखेंगे, कार्य W। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। उसके बाद तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की एनर्जी भी देखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की ऊर्जा क्या है उसका हम पता करेंगे। उसके बाद देखेंगे एक समान रूप से आवेशित तो एक गोला लेंगे, गोली चालक लेंगे, उसके कारण भी वैद्युत विभव देखेंगे और उसके पृष्ठ पर, उसके अंदर, उसके बाहर एक बार कंडक्टर लेंगे, एक बार नॉन कंडक्टर लेंगे। जैसा कि इसके पहले हम बताए हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, केवल वैद्युत क्षेत्र की जगह पर यहाँ आ गया है वैद्युत विभव। तो देखो इसके बाद ध्यान से देखना अगली हेडिंग, और अगली हेडिंग होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम देखेंगे वैद्युत विभव। जैसा कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल तुम लोगों को बता चुके हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव।
वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो इसको देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आयन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू आयन इलेक्ट्रिक डाइपोल ध्यान देंगे। तो इसमें थोड़ा ध्यान देना है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की बात आएगी। तो पहले तो हम देखेंगे अक्षीय स्थिति में नंबर 1 है अक्षीय स्थिति। तो हम बताए थे दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, और इसमें जो आवेश होते हैं एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। तो मान लेते हैं दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश हैं, एक +q कूलम का चार्ज है और दूसरा क्या है तो -q कूलम का चार्ज, और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो अल्प दूरी है, 2l दूरी है। दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l मान लेते हैं। यह बिंदु A और यह बिंदु क्या करेंगे B मानेंगे। माना कि AB एक ऐसा सिस्टम है जो दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना है, जिससे वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब अक्षीय स्थिति में मान लेंगे कि माना कि इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में यह बिंदु P लिया गया है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें ज्ञात करना है। अब देखो ये द्विध्रुव की अर्ध लंबाई OB का मान तो जानते हैं कि OB जो वैद्युत द्विध्रुव की अर्ध लंबाई है वह L हो जाएगा, और OA भी वैद्युत द्विध्रुव की अर्ध लंबाई वो भी L होगा। तो एक बार तो देखेंगे +q जो पॉइंट चार्ज है बिंदु आवेश है +q, उसके कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा। तो +q आवेश के कारण वैद्युत विभव को V1 मानेंगे, और -q जो चार्ज है वो भी पॉइंट चार्ज है, उसके कारण हम वैद्युत विभव V2 मानेंगे। फिर बिंदु P पर दोनों आवेशों के कारण अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के कारण कुल वैद्युत विभव क्या होगा। तो देखो वैद्युत विभव तो अदिश राशि है, उस में जानते हैं केवल परिमाण होगा, दिशा की बात नहीं होगी, तो ध्यान देंगे। +q आवेश के कारण वैद्युत विभव, +q आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होगा, +q आवेश के कारण वैद्युत विभव V1 बराबर अभी तुम लोगों को हम बताया है कि ये +q आवेश क्या है तो पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है। तो यहाँ द्विध्रुव के इलेक्ट्रिक डाइपोल के मध्य बिंदु से वो P की दूरी r माना गया है। तो +q आवेश जो बिंदु आवेश है पॉइंट चार्ज है, वहां से बिंदु P की दूरी r में से L को हम घटा देंगे, तो ये दूरी होगी, इसका मान होगा r - L, और यही दूरी जब -q चार्ज से देखेंगे बिंदु P की तो उसमें r + L लिखेंगे। तो यहाँ अभी सूत्र के निगमन में हम बताया है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, निगमन भी सूत्र काम किए हैं V1 = 1/4π0 और इंटू Q अपान दूरी तो देख रहे हैं +q आवेश से, ये है r - L इतना वोल्ट, ये +q आवेश के कारण वैद्युत विभव बिंदु P पर हुआ। इसी प्रकार -q आवेश के कारण, इसी प्रकार -q आवेश के कारण वैद्युत विभव, -q आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो -q आवेश के कारण वैद्युत विभव को V2 मान लेंगे। V2 = y, इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, कहीं भी यदि माइनस चार्ज है उसके कारण विभव की बात आएगी तो विभव निगेटिव लिया जाएगा, पॉजिटिव नहीं। तो ये V2 = 1/4π0 और इंटू -q अपान r + L वोल्ट, इसमें केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं। अब देख रहे हैं कि चूंकि हमें अलग अलग आवेशों के कारण तो वैद्युत विभव नहीं देखना है,
बल्कि हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव देखना है। तो ध्यान देंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत विभव होगा V इक्वल टू होगा V1 प्लस V2। इसमें देखना है कि V1 V2 में कॉमन क्या है, तो देख रहे हैं V1 V2 में कॉमन ये 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के तो कॉमन है, Q भी दोनों में कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे। V इक्वल टू होगा Q/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के इन ब्रैकेट 1/r माइनस L, और यहाँ चिन्ह माइनस है तो प्लस है तो यहाँ माइनस ही होगा 1/r प्लस L। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। V इक्वल्स टू हुआ Q/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के इन ब्रैकेट r माइनस L इंटू r प्लस L। तो r माइनस से कैंसिल, ये बचेगा, इसका गुणा करेंगे तो ये r प्लस L, माइनस चिन्ह है तो r प्लस L से कट जाएगा, r माइनस L तो माइनस r और माइनस है तो प्लस L। अब इसमें ये r से r कैंसिल होगा। वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव V इक्वल टू Q/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के इन ब्रैकेट 2L अपान, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे r माइनस L और r प्लस L में ये होगा r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, या वैद्युत विभव V इक्वल टू 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के और इंटू Q इंटू 2L अपान r स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा ध्यान ये देना है, चूंकि r इज चाहे L इज मच लेस देन r, इसलिए L स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं, L स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तथा ये देख रहे हैं कि P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L वैद्युत द्विध्रुव का गुण, वैद्युत द्विध्रुव का गुण, ये है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अब इसमें देखो Q इंटू 2L के जगह पर हम P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण लिखेंगे, तो ये वैद्युत विभव V इक्वल टू 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के इंटू P/r स्क्वायर। ये जो देख रहा है इतना वोल्ट हुआ, तो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में थोड़ा सा अंतर है। अच्छी स्थिति में उसमें हम 2P/r³ बताए थे, लेकिन इस फार्मूले में P/ क्या है, r स्क्वायर है। अब इसके बाद देखेंगे अभी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, उसके बाद व्यापक स्थिति में भी वैद्युत विभव देखेंगे, और व्यापक स्थिति में जो सूत्र आएगा उसके द्वारा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो इतना आना चाहिए, और निरक्षीय स्थिति में जो ज्ञात करेंगे अभी वो आ जाना चाहिए। अब इसके बाद देखना है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव यह है निरक्षीय स्थिति। दूसरे नंबर पर ध्यान देना निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति में थोड़ा सा ये जो फिगर है, चूंकि निरक्षीय स्थिति में जान रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव हम बताए थे दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसमें जो ये आवेश होते हैं एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित होते हैं, दूरी है 2L दूरी पर स्थित होते हैं, और इस मध्य बिंदु मान लेंगे कि -Q आवेश से मतलब A से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है जहां पर विभव देखेंगे, और फिर तो मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर देखना है। माना कि मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव V का पता करना है। अब ये वैद्युत द्विध्रुव की अर्ध लंबाई हो गई L, ये भी अर्ध लंबाई हो जाएगी L, तो ये -Q आवेश से P की दूरी कितनी होगी, ये P, तो ये अंडर रूट हुआ r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये जो दूरी है चूंकि बिंदु आवेश के कारण हमें वैद्युत विभव देखना है, तो ये B से P की दूरी भी वही होगी अंडर रूट होगा r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखो +Q आवेश के कारण जब वैद्युत विभव देखेंगे तो यहाँ
प्लस क्यू आवेश के कारण जब वैद्युत विभव होगा तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण विभव देखेंगे तो चिन्ह तो माइनस का रहेगा, लेकिन दूरी में थोड़ा सा ध्यान देंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट होगा। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव तो V1 प्लस V2 करेंगे, तो देखो इसमें तो कॉमन हो जाएगा, दोनों में देख रहे हैं कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, ए भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट। तो जो चीज यहाँ प्लस है वही तो माइनस है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, मतलब वैद्युत विभव होगा शून्य, वैद्युत विभव हो जाएगा शून्य होगा। मतलब या दूसरे शब्दों में देखो, ये आर स्क्वायर का जो मान है अंडर रूट आर स्क्वायर एल प्लस एल स्क्वायर, उसको हम यहाँ एपी भी लिख सकते हैं। और यहाँ जो देख रहा है माइनस एपी नहीं, ये होगा बीपी, प्लस क्यू आवेश से दूरी बीपी और माइनस क्यू आवेश के कारण जो दूरी हम यहाँ लिखे हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को, तो उसके जगह पर एपी भी हम लिख सकते हैं। इसमें अब क्या करेंगे तो 1 ये हो जाएगा V1 में BP हो जाएगा और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा AP हो जाएगा। और जान रहे हो कि AP और ये BP आपस में क्या है, बराबर है। तो चूंकि AP और BP भुजाएं आपस में बराबर हैं तो घटाएंगे तो घटाने पर तो 0 होगा, चूंकि AP बराबर ये है BP, इसलिए ध्यान देंगे, इसलिए V इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो देख रहे हैं कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर स्थित निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 0 होता है, 0 होता है। हमें सिद्ध भी करना है, एक व्यापक हम फार्मूला सिद्ध करेंगे जिसमें थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे तो वैद्युत विभव का मान आना चाहिए 0, और थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो वो सूत्र आ जाना चाहिए V बराबर 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन K इंटू P अपान R स्क्वायर। अभी व्यापक स्थिति भी देखना, जस्ट इसी के बाद व्यापक स्थिति, और उसको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। तीसरा नंबर है व्यापक स्थिति, मतलब किसी भी स्थिति में। नंबर 3 ये है व्यापक स्थिति। व्यापक स्थिति में वैद्युत विभव देखना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि वैद्युत विभव, जो हम बार बार बता रहे हैं कि वैद्युत विभव क्या होता है, परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र से अनंत तक ले जाने में किया गया कुल कार्य W, और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को ही वैद्युत विभव कहा जाता है, कहते हैं, जिसका हम फार्मूला भी सिद्ध किए हैं। अब देखना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति तो हो गया, व्यापक स्थिति में क्या होता है। तो व्यापक स्थिति का मतलब थीटा एंगल पर हम कोई बिंदु लेंगे, किसी भी स्थिति में बिंदु लेंगे। फिगर थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से बना निकाय कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसमें मान लेते हैं कि दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश हैं, चार्ज हैं। एक बिंदु B पर हम चार्ज प्लस Q ले रहे हैं और इससे कुछ दूरी पर इसी परिमाण का नेगेटिव चार्ज वाला कोई ले लें पॉइंट चार्ज A पर, देख रहे हैं माइनस Q। तो दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से बना यह निकाय कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसमें जो द्विध्रुव होते हैं, द्विध्रुव का मतलब दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से बना निकाय। ये आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। तो 2l जब दूरी लेंगे, 2l दूरी पर स्थित, तो ये दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l, मध्य बिंदु मान लेंगे वो, और वो से किसी भी स्थिति में हम बिंदु यहाँ ले रहे हैं P, जहां पर पता करना है वैद्युत विभव का थीटा यह एंगल पर है वो बिंदु P। R मीटर की दूरी पर माना गया है, माना कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव देखना है।
ये थीटा का मान यदि 0 कर दिया जाए, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो वह बिंदु P जानते हो कहाँ जाएगा? वो आ जाएगा अक्षीय स्थिति में। और थीटा 0 जब होगा तो वैद्युत विभव का पता चल जाएगा, जो अभी हम फार्मूला सिद्ध किए हैं। यही थीटा का मान यदि हम 90 डिग्री कर दें तो बिंदु P सीधे निरक्षीय स्थिति में पहुंच जाएगा, और वहां थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखते ही वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान आ जाना चाहिए 0, जिसको हमें इस व्यापक फार्मूले द्वारा सिद्ध करना है। अब पता करना है वो फार्मूला क्या होगा। जैसा कि व्यापक स्थिति हम वैद्युत क्षेत्र में बताए थे, किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण बताया गया था 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के इंटू P अपान R क्यूब तो हुआ था, लेकिन अंडर रूट हुआ था 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बताया गया था। अब यहाँ देखना है क्या आता है। अब बताओ कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की कुछ दूरी होगी कि नहीं होगी। तो बिंदु जो आवेश है प्लस क्यू कूलाम का, वहां से दूरी कितनी होगी पता करना है। अब देखो ये प्लस क्यू आवेश जो बिंदु B पर है, वहां से OP भुजा पर लंब डालेंगे और इस लंब को BN से दिखा लेंगे। अब ये देख रहे हैं कि यह जो OB भुजा है, थोड़ा फिगर में ध्यान देना, ये OB भुजा क्या है, 90 डिग्री के सामने की भुजा है, इसलिए वो कर्ण होगी। और ये थीटा के लिए जो ON भुजा है वो तो हो जाएगी, थीटा के लिए भुजा आधार होगी कि नहीं होगी। तो आधार और कर्ण की बात आएगी तो हम काश ही लेंगे। काश थीटा इक्वल टू, मैथ में पढ़े होंगे, आधार जो हमें मालूम नहीं है, और अपान ये कर्ण तो OB भुजा L मालूम है। ON का मान जानते हैं कितना हो जाएगा, ये O से N कितना होगा, तो L cos थीटा। यहाँ लिख दिया जाए L cos थीटा तो बात आ जाएगी समझ में। अब देखो कि O से P कितना है, तो R है, तो इस N से P कितना दूर होगा, R माइनस L cos थीटा। मतलब ये जो दूरी यहाँ से ले रहा है ये होगी R माइनस L cos थीटा होगी दूरी, NP का मान होगा। यदि अब चूंकि जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की अर्ध लंबाई है, ये अति सूक्ष्म होगी, तो ये BN का भी मान तो अति सूक्ष्म होगा, तो BN के अति सूक्ष्म मान पर N को हम B पर मान सकते हैं, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, दो जो समान आवेश होते हैं परंतु विपरीत प्रकार के, बहुत दूरी पर नहीं होते, अति सूक्ष्म दूरी पर होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर की कोटि में दूरी होती है। जैसे HCl H2O हम मॉलिक्यूल्स लिए थे, तो H2O मॉलिक्यूल्स में जानते हैं H प्लस और OH माइनस बहुत दूर दूर नहीं रहते, और 10⁻⁻10 की कोटि में रहते हैं। तो क्या ये BN भुजा भी तो अति सूक्ष्म होगी, तो क्या N को B पर नहीं मान लेंगे। जब N को B पर मानेंगे तो NP भुजा जो है BP भुजा के क्या होगा, बराबर होगा, और ये B से P की जो दूरी होगी R माइनस L cos थीटा ले लेंगे। अब इसके बाद देखना है, ये जो O से P को हम मिलाया है उसको हम सीधे पीछे करेंगे, तो सीधे जब पीछे लाएंगे तो जो एंगल है, देख रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से एंगल थीटा लिया गया है, तो यह एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब इसमें देखो ये माइनस क्यू आवेश से हम इस पर लंब डालेंगे, तो इस पर जब लंब डालेंगे एंगल तो 90 डिग्री का होगा, और इसको EM मान लेते हैं। ये भुजा L, थीटा के लिए ये OM जो भुजा है ये आधार का काम करेगी, तो इसको भी हम L cos थीटा ले लेंगे, L cos थीटा। अब बताओ कि M से जो देख रहा है कि M से P कितना दूर होगा, L प्लस cos थीटा में क्या करेंगे, R को जोड़ेंगे, तो ये माइनस क्यू चार्ज से बिंदु जो P है उसकी दूरी अब कितना हो जाएगी, तो ये R प्लस L cos थीटा, R प्लस L cos थीटा। अब इसमें देखेंगे एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, बिल्कुल उसी तरह से जो हम अभी इसके पहले बताए हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव मतलब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण
प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव V1 इक्वल टू 1/4π0 इंटू क्यू अपान दूरी देख रहे हैं प्लस क्यू आवेश से P बिंदु की दूरी देख रहे हैं जो वहां लिखा गया है R माइनस L cos थीटा। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव V2 इक्वल टू -1/4π0 इंटू क्यू अपान दूरी R प्लस L cos थीटा। अब इसमें देखना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण कुल वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V इक्वल टू होगा V1 प्लस V2। इसमें अब ध्यान देना है दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन तो देख रहे हैं Q अपान 4π0 है, कॉमन हम ले लेते हैं Q अपान 4π0 कॉमन होगा और इन ब्रैकेट होगा 1/R माइनस L cos थीटा। और यहाँ माइनस चिन्ह देखो, यहाँ माइनस इसलिए प्लस है तो हम माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस और 1/R प्लस L cos थीटा, या V इक्वल टू हुआ Q अपान 4π0 और इसका एलसीएम लेंगे तो यह होगा R माइनस L cos थीटा और इंटू R प्लस L cos थीटा। अब इसमें देखना है R माइनस L cos थीटा से कट जाएगा, ये प्लस वाला बचेगा तो ऊपर R प्लस L cos थीटा और चिन्ह माइनस है तो ये प्लस तो कैंसिल होगा, ये बचेगा तो माइनस R प्लस L cos थीटा, माइनस R से प्लस R कैंसिल। तो अब कुल वैद्युत विभव V इक्वल टू हुआ Q अपान 4π0 और इंटू 2L cos थीटा। यहाँ देखो ये L cos थीटा प्लस L cos थीटा होगा 2L cos थीटा, इसका इसमें करेंगे गुणा तो इसका गुणा करने पर गुणनफल R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आएगा। तो इसमें चूंकि L जो दूरी है वह R की तुलना में अति सूक्ष्म है, चूंकि L इज मच लेस देन R, इसलिए L स्क्वायर वाले पदों को नगण्य मान सकते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ V इक्वल्स टू हुआ 1/4π0 इंटू Q इंटू 2L cos थीटा अपान R स्क्वायर। चूंकि देख रहे हैं Q इंटू 2L क्या होता है, अभी हम बताए हैं, पहले भी बताए थे, Q इंटू 2L वैद्युत द्विध्रुव का गुण P होता है। चूंकि Q इंटू 2L बराबर P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। अब बताओ यहाँ Q इंटू 2L के जगह पर जब P लिखोगे तो फार्मूला आएगा V इक्वल्स टू 1/4π0 इंटू P cos थीटा अपान R स्क्वायर। अब तुम लोग अपने सूत्रों की जांच करोगे जो पहले हम अभी बताए क्या बताए, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में। तो पहला देखो विशेष स्थिति में नंबर 1, यदि हम थीटा इक्वल टू 0 कर लें, अर्थात कौन सी स्थिति, अर्थात अक्षीय स्थिति,
में ध्यान देंगे v इक्वल टू क्या होगा, तो 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के और इंटू p अपान हो जाएगा r स्क्वायर, क्योंकि cos 0 डिग्री का मान होता है 1, क्योंकि cos 0 डिग्री इक्वल्स 1। और दूसरे नंबर पर देख लो, यदि थीटा इक्वल टू लिखेंगे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री अर्थात निरक्षीय स्थिति में, अर्थात निरक्षीय स्थिति, अर्थात निरक्षीय स्थिति में विभव v इक्वल टू 0। क्यों 0? क्योंकि cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, क्योंकि cos 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हम देखें वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और व्यापक स्थिति में। इसके पहले हम बिंदु आवेश के कारण भी वैद्युत विभव बताए हैं। ये लेसन लगभग समापन की ओर चल रहा है, 2-3 हीडिंग और होगी, उसके बाद ये लेसन समाप्त होगा, फिर अगला लेसन शुरू होगा। देखो कितने मिनट हुआ।